कुछ लोग समझ नहीं पाते कि एसआईपी किस तरीके से म्यूचुअल फंड से अलग है। तो उनकी जानकारी के लिए इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसआईपी और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें किस तरीके की मतलब ऑपरेटिंग होती है वो मैं आपको बताता हूँ। म्यूचुअल फंड में क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि ये बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं आप ऐसे हम जैसे बहुत सारे लोग फंड हाउस को पैसा देते हैं, ठीक है। इनका जो पैसा है फंड हाउस, म्यूचुअल फंड हाउस के पास में जाता है। म्यूचुअल फंड हाउस के पास में होते हैं उनके फंड मैनेजर। वो फंड मैनेजर क्या करते हैं, उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उस स्टॉक मार्केट में जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया वहां पे बनता है रिटर्न, ठीक है। वहां पे बनता है रिटर्न, उनका जो भी प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट फिर इन्वेस्टर को इस तरीके से लौटाया जाता है। इस तरीके के पूरे फंक्शन होते हैं म्यूचुअल फंड में। इन्वेस्टर से पैसा निकलकर स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्ट वे से लग रहा है, वहां पे रिटर्न बन रहा है और फिर वो इन्वेस्टर को लौटाया जा रहा है। ये हो गया म्यूचुअल फंड का मतलब, इस तरीके से ऑपरेटिंग हो गया ये। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो पैसे इन लोगों ने दिए हैं, हम और आपने ये इस फंड हाउस में पैसा दिए, अब ये जो पैसा ये देते हैं, ये पैसे देंगे कैसे? ऑब्वियसली बैंक अकाउंट से देंगे, बट देने का तरीका क्या रहेगा, किस तरीके से देंगे? तो दो तरीके से ये लोग पैसे देते हैं। पहला तरीका हो गया इसमें लमसम। लमसम मतलब जैसे कि इन्होंने एक साथ में एक पैसा दे दिया, लाइक किसी ने 1 लाख रुपए दे दिया, किसी ने 2 लाख रुपए दे दिया, एक साथ में दे दिया, वन टाइम दे दिया, लमसम वन टाइम, ठीक है। ये मान लो वन टाइम इन्होंने पैसा दे दिया, ठीक है। ये हो गया एक मेथड। और दूसरा मेथड है एसआईपी। दूसरा मेथड है एसआईपी। एसआईपी मतलब, एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एसआईपी के जरिए भी ये पैसा दे सकते हैं। एसआईपी मतलब रेगुलर इन्वेस्टमेंट, रिकरिंग इन्वेस्टमेंट। अब एसआईपी जो रहती नॉर्मली रहती महीने की एसआईपी रहती, तो हर महीने ये लोग मान लो 1000 रुपए दे रहे हैं या फिर 2000 रुपए दे रहे हैं, कितना भी ये दे सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है म्यूचुअल फंड में जो पैसा डाल रहे हैं, जिस जरिए से पैसा डाल रहे हैं, जिस मेथड से पैसा डाल रहे हैं, उसी मेथड को बोला जाता है एसआईपी। तो एसआईपी के जरिए ये लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं। तो एसआईपी इज अ मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एसआईपी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का एक मेथड है। एसआईपी खुद अपने आप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि एसआईपी खुद अपने आप में इन्वेस्टमेंट है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। पैसा आपका एसआईपी में इन्वेस्ट होता ही नहीं है, पैसा आपका इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड में। और इनफैक्ट म्यूचुअल फंड मतलब, म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट है, ठीक है, बट म्यूचुअल फंड का भी पैसा स्टॉक मार्केट वगैरह में इस तरीके से लगता है। तो पैसा आपका म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट हो रहा है, बट एसआईपी के जरिए जा रहा है वो। तो एसआईपी इज अ मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आप ध्यान में रखिए। एसआईपी इटसेल्फ अपने आप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब ये जो एसआईपी होती है, ये लोग मंथली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, मतलब 3 महीने में एक बार भी आप दे सकते हो म्यूचुअल फंड में पैसा, या फिर आप डेली भी एसआईपी लगा सकते हो। डेली का पैसा आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। बट नॉर्मली जो लोग हैं वो मंथली एसआईपी करते हैं, यही वाली प्रेफर करते हैं, क्योंकि सैलराइड जो पर्सन होते हैं उन्हें मंथली इनकम आती है, मंथली सैलरी आती है, तो मैक्सिमम लोग मंथली ही एसआईपी करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा रहता है, अच्छा बेनिफिट मिलता है। बट सवाल ये आता है कि अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करे कैसा, ठीक है, क्या जरिया है म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का? तो म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला तरीका है लमसम, दूसरा तरीका है एसआईपी। लमसम मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार आपने बड़ा पैसा लगा दिया, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, बस उसके बाद में आप नहीं लगा रहे हो, दैट इज लमसम। और एसआईपी मतलब, एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब रेगुलर इन्वेस्टमेंट या फिर रिकरिंग इन्वेस्टमेंट। जिस तरीके से बैंक में हम आरडी लगाते हैं, आरडी में क्या होता है, हर महीने हम पैसा देते जाते हैं, ठीक उसी तरीके से एसआईपी में भी आप हर महीने पैसा म्यूचुअल फंड को देते जाते हो। तो इस तरीके से होता है ये एसआईपी। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये मान लो एक एचडीएफसी एएमसी है। एचडीएफसी एएमसी मतलब एचडीएफसी का फंड हाउस, एएमसी का फुल फॉर्म है असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। ये एएमसी है, इसका एक फंड है, मतलब ये स्कीम है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, ठीक है। इस फंड में आप 2 तरीके से पैसा लगा सकते हो। ये तो आप लमसम कर सकते हो, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट। दूसरा आप एसआईपी कर सकते हो, मतलब रेगुलर इन्वेस्टमेंट, हर महीने आप पैसे लगा सकते हो। तो अब जैसा कि एचडीएफसी का एग्जांपल मैंने लिया, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे एग्जांपल है। इसी तरीके के कई सारे फंड हाउस है और उनके कई सारे स्कीम्स है, ठीक है। तो हर कोई म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से आप पैसा लगा ही सकते हो, लमसम कर सकते हो और एसआईपी कर सकते हो। हर फंड में नॉर्मली आपको ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें। ये एसआईपी आप 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना ऐसा शुरू कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी शुरू हो जाती है मोस्ट ऑफ द फंड में। फिर इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लिमिट तक आप एसआईपी लगा सकते हो हर महीने की। अब जब एसआईपी आप करने जाओगे तो 2 ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलेंगे, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। 2 प्लान आपको मिलेंगे, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। ये समझना बहुत जरूरी है एक इन्वेस्टर के लिए। ये हो गया डायरेक्ट प्लान।
दूसरा होता है रेगुलर प्लान। ठीक है, ये दो प्लान होते हैं नॉर्मली। जब आप रेगुलर प्लान चुनते हो दैट मीन्स आप डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, और जब आप डायरेक्ट प्लान चुनते हो दैट मीन्स आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। इसमें कमीशन का थोड़ा सा फर्क आ जाता है। रेगुलर प्लान में क्या है कि आपके इन्वेस्टमेंट में से ही डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट को कमीशन जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट है। डायरेक्ट प्लान में नो डिस्ट्रीब्यूटर नो एजेंट है, डायरेक्ट आपका पैसा म्यूचुअल फंड हाउस एएमसी के पास में डायरेक्ट जाता है। तो ऐसे में वो जो कमीशन के पैसे हैं डायरेक्ट प्लान में वो आपके बच जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि थोड़ा बहुत भी अगर आपको म्यूचुअल फंड का नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी म्यूचुअल फंड अगर आप समझते हो, तो आप आराम से डायरेक्ट प्लान में पैसा इन्वेस्ट करिए। कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जीरोधा है, ग्रो है, उसके जरिए आराम से आप डायरेक्ट प्लान में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी लगा सकते हो। वहाँ पे आपके कमीशन के जो पैसे डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट को जाते हैं वो आपके बचेंगे और वो इन्वेस्ट होंगे। तो इन्वेस्ट होंगे तो फिर लॉन्ग टर्म में ये देखा जाता है कि जैसे कि यही फंड है, मान लो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, एक बंदे ने रेगुलर प्लान ले लिया, दूसरे बंदे ने डायरेक्ट प्लान ले लिया, सेम फंड का ऐसा रहता है। और जब हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे 10 साल बाद 15 साल बाद जब रिटर्न देखेंगे दोनों का, तो उन दोनों के रिटर्न में लाखों रुपए का डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज डायरेक्ट प्लान वाले के जितने पैसे 100 रुपये अगर वो देता था अपने जेब से, तो पूरे के पूरे इन्वेस्ट हो जाते थे, तो ज़्यादा इन्वेस्ट हुए तो ज़्यादा उसका रिटर्न बनेगा। और रेगुलर प्लान वाला 100 रुपये अगर देता था तो उसमें से 2 रुपये माइनस हो जाते थे, जो कि कमीशन के कट जाते थे। एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर के 98 रुपीज़ इन्वेस्ट होते थे। तो ऐसा करते करते लॉन्ग टर्म में क्या हुआ कि इसके पैसे कम इन्वेस्ट होने के कारण कम रिटर्न बना, इसके पैसे पूरे इन्वेस्ट होने के कारण अच्छा रिटर्न बना। तो ये देखने को मिलता है। तो इसीलिए डायरेक्ट प्लान में ही हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि पीरियड के बारे में, म्यूचुअल फंड का पीरियड कितना होता है, कितने टाइम के लिए हमें म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्या मैच्योरिटी होती है म्यूचुअल फंड की। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में एज सच कोई मैच्योरिटी नहीं होती है। नॉर्मली हम अदर जो इन्वेस्टमेंट प्लान देखते हैं उसमें कुछ मैच्योरिटी वगैरह मिलती है, बट इसमें ऐसी कोई मैच्योरिटी नहीं होती है। ये इन्वेस्टमेंट पूरा आपका है, खुद का है, पूरा कंट्रोल इस पर आपका होता है। आप ये SIP कर रहे हो, 1 महीना आपने SIP की, 2 महीना SIP की, 3 महीना SIP की, ये आप इसके मालिक हो। आप कभी भी इसे बंद कर सकते हो, 6 महीने के बाद बंद कर सकते हो, 1 साल के बाद बंद कर सकते हो, 1.5 साल के बाद बंद कर सकते हो, कभी भी इसे या आप सारी जिंदगी भर तक उसे चला सकते हो। ये पूरा आपका इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें कोई भी एज सच कोई पीरियड नहीं होता है। पूरा कंट्रोल आप पे, कभी भी बंद करके आप पैसा निकाल सकते हो, ये पूरा कंट्रोल है। तो पीरियड एज सच कभी भी म्यूचुअल फंड में ये सवाल आना ही नहीं चाहिए कि कितने पीरियड के लिए म्यूचुअल फंड होता है। तो ऐसा कोई भी पीरियड म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। आप अपनी SIP में चेंजेस भी कर सकते हो, मतलब आप अपनी SIP को मॉडिफाई भी कर सकते हो। देखिए, स्टॉप तो आप बिल्कुल कर ही सकते हो, आप अपनी SIP को स्टॉप करके सारा पैसा वहां से बाहर निकाल सकते हो, रिडीम कर सकते हो, ठीक है, वो सब तो ठीक है। बट इसके अलावा आप अपनी SIP की अमाउंट को भी चेंज कर सकते हो। मान लो अभी इस समय आपकी 1000 रुपये की SIP चल रही है, इसको चेंज करके आप 2000 रुपये अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। इसको कम भी कर सकते हो, आपकी 1000 रुपये की SIP चल रही है, अभी आपको 500 करना है तो वो भी कर सकते हो। तो आपकी SIP के अमाउंट में चेंजेस इट्स पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद SIP की जो डेट रहेंगी उसको भी आप चेंज कर सकते हो। आपने सबसे पहले एक डेट सिलेक्ट करके रखी होंगी SIP में कि हर महीने मेरी 5 तारीख को SIP जानी चाहिए। तो होता क्या है कि हर महीने 5 तारीख के दिन आपके बैंक अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिक डेबिट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। अब आपको उस डेट को चेंज करना है, पहले 5 तारीख थी, अभी आपको 10 तारीख करना है, तो आप आराम से ये चेंजेस कर सकते हो। अब 10 तारीख के दिन बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट होगा। तो इस तरीके से आप अपनी SIP की डेट में भी चेंजेस कर सकते हो, SIP की अमाउंट में भी चेंजेस कर सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में जब भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। ये आप ध्यान में रखिए, लॉन्ग टर्म। जब मैं लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ तो इसमें आता है मिनिमम 5 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसा लंबे टाइम के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड में। जब आप लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, तो इसमें 2 बेनिफिट आपको जबरदस्त मिलते हैं। पहला तो रिस्क यहाँ पे मैनेज हो जाता है। कई लोग बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, तो म्यूचुअल फंड में जो रिस्क है, ठीक है, म्यूचुअल फंड का जो रिस्क है ना, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर म्यूचुअल फंड में रिस्क है तो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हम बोल सकते हैं रिस्क है। बट 3 साल से ज़्यादा या 4 साल से ज़्यादा के लिए अगर कोई म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देता है ना, ये चीज़ वहाँ पे खत्म हो जाती है। तो इस चीज़ को अगर आपको खत्म करना है तो अपना इन्वेस्टमेंट को पीरियड बढ़ा दीजिए, 5 साल अपने इन्वेस्टमेंट का पीरियड कर दीजिए। ये चीज़ की कभी चिंता आपको होगी नहीं, कभी रिस्क आपको दिखेगा नहीं म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आपने जितना म्यूचुअल फंड में पैसा डाला होगा ना, वो कभी माइनस में नहीं जाएगा। मान लो आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और आपकी इन्वेस्टमेंट को 5 साल हो गए, तो पॉसिबल ही नहीं है आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख से नीचे जाए। मतलब आपने जो पैसा लगाया वो माइनस में जाने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाती है अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 साल क्रॉस कर जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तभी ये रिस्क मैनेज आपका होगा। दूसरा जो बेनिफिट मिलता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब
पैसे पे पैसा बनते चले जाता है। जो आपका पैसा बन गया वो भी उसमें ऐड होके पैसा बनते चले जाता है। एक एग्जांपल मान लो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, ये 1 साल के बाद 100 के 110 हो गए, तो आपको जो अगले साल जो अब आपकी इस अमाउंट पे आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है, 110, ठीक है। तो जैसे जैसे जो भी आपका रिटर्न बनता जाता है वो रिटर्न भी उसमें ऐड होते जाता है, ठीक है, और उस तरीके से पैसा आपका बनते चले जाता है, मतलब पैसे पे पैसा बनते चले जाए, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे बोलते हैं। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट अगर आपको लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जितने लंबे समय के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब मान लो अगर जैसे कि हर साल मान लो अगर पैसा डबल होता है, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में अगर हम देखेंगे तो 5 साल में तो पैसा डबल हो ही जाता है, या स्टॉक मार्केट में भी 5 साल में पैसा डबल हो ही जाता है। बट एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझ रहा हूँ कि 1 साल में अगर आपका पैसा डबल होता है, ठीक है, आपने 1000 लगाए तो अगले साल ये 2000 हो जाएंगे, ठीक है, फिर ये 4000 हो जाएंगे। तो ये हर साल ये चक्री घूम रही है, ठीक है। तो जितने साल आपके पास में रहेंगे उतनी ज़्यादा आप ये चक्री को घुमा सकोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है कि उतने साल आप अवेलेबल रखिए, लंबे टाइम के लिए, लंबे सालों के लिए पैसा लगाइए, तभी तो आप ये चक्री को ज़्यादा बार घुमा पाओगे। जितनी ज़्यादा बार ये चक्री आपकी घूमेंगी उतना ही पैसा बनते चले जाएंगे, और लास्ट में जो चक्री घूमेंगी उसी में सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर चक्री घूमी तो 1000 के 2000 ही हुए, यहाँ पर चक्री घूमी तो 2000 के 4000 ही हुए, लेकिन अब यहाँ पर चक्री घूमेंगे तो 8000 हो गए, है ना। अब यहाँ पर चक्री घूमेंगी तो 16000 हो गए। जो हमेशा जो लास्ट चक्री रहेंगी ना आपकी, उसी में आपको सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसीलिए लंबे टाइम तक, तो जितने टाइम तक आप पैसा घुमाओगे, मतलब चक्री आपकी घूमेंगी, उतना ही ज़्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिए, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए। और बीच में आप अपनी SIP को पॉज भी कर सकते हो। मान लो आपकी SIP चल रही है, ठीक है, पहले महीने आपने 2000 रुपये दिया, दूसरे महीने 2000 रुपये दिया, तीसरे महीने 2000 रुपये दिया। अब चौथे महीने क्या होगा कि मान लो आपके बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं है, या फिर आपको कुछ पैसे का काम है, आप SIP नहीं डालना चाहते हो, तो आप क्या करिए, अपनी SIP को पॉज कर दीजिए। आप अपनी SIP को पॉज करोगे तो क्या होगा, उस महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं जाएगा, अगले महीने भी नहीं जाएगा। मतलब जितने महीनों के लिए आप अपने SIP को पॉज करना चाहते हो तब तक आप पॉज करके रख सकते हो। फिर वापस से आप उसको रिज्यूम करोगे तो वापस से आपके पैसे कटना चालू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप SIP को पॉज, अब ऐसा नहीं है इसमें कि मान लो जैसे कि ये दो महीने आपने पैसे दिए नहीं, ठीक है, यहाँ 2-2000 रुपये आने थे, आपने दिए नहीं, आपने पॉज किए, तो अगले महीने आपको ये भी भरना पड़ेगा और ये भी भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो गया तो गया, अब इस महीने की जो 2000 रुपये की SIP वही आपको देना है। ऐसा नहीं कि यहाँ के दो तो यहाँ पे आपको 6000 देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, या 2000 देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट पूरा आपके ऊपर डिपेंड है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो छूट गया वो आप भरो, आप भर भी सकते हो। आप जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप हर महीने 2-2000 रुपये की SIP कर रहे थे, ये 2 महीने आपने नहीं दिए और यहाँ पे आपने 2000 रुपये दिए। अब अगले महीने क्या हुआ कि कहीं से आपको 1 लाख रुपये मिल गया, बड़ा अमाउंट मिल गया कहीं से, ठीक है, तो आपने उस पूरा 1 लाख रुपये को इस ही SIP में, इसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा भी कर सकते हो, मतलब SIP आपकी चल रही है बट उसी SIP में आप वन टाइम मतलब लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपने एक साथ में 1 लाख रुपये डाल दिया, तो ये 2-2000 रुपये की SIP तो आपकी चल ही रही है, अब ये आपका 1 लाख रुपये भी वहाँ पे इन्वेस्ट हो गया, तो इस पर भी आपको रिटर्न मिलेगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और इसमें विड्रॉल के बारे में मैं आपको बता दूँ, इसमें पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हो और पूरा विड्रॉल भी कर सकते हो। अब देखिए, जैसे कि मान लो आपके म्यूचुअल फंड में इस समय 10 लाख रुपये बन गए, ठीक है, 10 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में बन गए, बट आपको 1 ही लाख रुपये की ज़रूरत है, तो आप 1 ही लाख रुपये यहाँ से पैसा निकाल सकते हो, ठीक है, 1 लाख रुपये आप पैसा यहाँ से निकाल सकते हो, बाकी 9 लाख रुपये आपका पड़ा रहेगा, उस पर आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हो या फिर पूरा 100% भी विड्रॉल आप कर सकते हो, पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है। ये SIP पॉज हमने देखा, तो SIP पॉज में एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जब भी आपको SIP नहीं डालना है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना आपको SIP नहीं डालना है, तो आप सिंपल वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दीजिए, अपनी SIP को पॉज करिए वहाँ पे सिस्टम में जाके। ये पॉज करना जरूरी है। अगर आपने अपनी SIP को पॉज नहीं किए, 2000 रुपये यहाँ डाले, यहाँ डाले, यहाँ डाले, अब इस महीने मान लो आपके बैंक अकाउंट में ही इनसफिशिएंट फंड है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या होंगी, आपकी SIP बाउंस हो जाएंगी, SIP नहीं जाएंगी, यहाँ भी नहीं जाएंगी, ठीक है। तो SIP नहीं जाने की वजह से क्या होगा, आपने SIP पॉज नहीं की, SIP आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं था इसलिए नहीं गई, तो इस इनसफिशिएंट फंड की वजह से आपकी SIP नहीं गई। तो ऐसे में बैंक क्या करेगा, आपको चार्जेस लगाएगा। जिस तरीके से चेक बाउंस के चार्जेस होते हैं ना, उस तरीके के चार्जेस बैंक आपको यहाँ पे लगाएगा। तो बैंक की तरफ से रहेगा, म्यूचुअल फंड की तरफ से कुछ भी नहीं रहेगा, तो आपको ये चार्जेस वहाँ पे बियर करने पड़ेंगे। बट कई लोगों का सवाल ये हो जाता है कि जो बैंक हमें चार्जेस लगाएगा, मतलब हमारी SIP यहाँ पे बाउंस हो गई, तो इससे क्या हमारा सिबिल स्कोर खराब होगा क्या? तो दोस्तों नहीं, सिबिल स्कोर इससे आपका खराब नहीं होगा। जिस तरीके से हमारा चेक बाउंस होता है तो हमारा सिबिल स्कोर पे अफेक्ट होता है। देखिए, चेक बाउंस और यहाँ पर SIP बाउंस होने में फ़र्क है।
चेक बाउंस में क्या होता है कि हम सामने वाले को पेमेंट कर रहे हैं और अगर वो चेक बाउंस हो गया तो दैट मीन्स हमने पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट के कारण सिविल स्कोर खराब होता है, ठीक है। बट यहाँ पर तो ये खुद का आपका इन्वेस्टमेंट है, आप पैसे किसी और को नहीं दे रहे हो, खुद अपने आप को दे रहे हो, अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप SIP बाउंस भी हो गई तो सिविल स्कोर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट कंटिन्यूसली अगर 3 SIP आपकी मिस हो गई, 3 SIP बाउंस हो गई, मतलब यहाँ पर आपकी SIP नहीं गई इनसफिशिएंट फंड की वजह से, यहाँ पर नहीं गई इनसफिशिएंट फंड की वजह से, और यहाँ पर भी नहीं गई इनसफिशिएंट फंड की वजह से, लगातार 3 SIP आपकी बाउंस हो गई, तो फिर आगे से आपकी SIP जाएंगी नहीं, वो परमानेंटली स्टॉप हो जाएंगी, मतलब वो आपका जो मैंडेट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर बैंक से आपके पैसे कटेंगे ही नहीं, वो ऑटोमेटिक अब बैंक समझ जाएगा कि अब इस महीने आपको चार्जेस लगा दिया बैंक ने, इस महीने भी चार्जेस लगा दिया, इस महीने भी चार्जेस लगा दिया, लगातार 3 महीने चार्जेस लगा दिया, बैंक समझ जाएगा कि ये बंदा पैसा देना नहीं चाहता है, अब इसकी SIP हम इसका मैंडेट जो है हम कैंसिल कर देते हैं, आगे से आपकी SIP जाएंगी नहीं और आपको चार्जेस भी लगेंगे नहीं। तो इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों, तो ध्यान में रखिए इनसफिशिएंट फंड की वजह से आप अपनी SIP को बाउंस मत करिए, अगर नहीं देना तो आप पॉज करके ही वहाँ पे अपनी SIP को रोकिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।